हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में। इस मॉड्यूल में लास्ट मॉड्यूल में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। इस मॉड्यूल में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और उसके आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन को रीड करते सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter, forms a big drop. Calculate the potential at the surface of a big drop. मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, कितने 125 लिक्विड ड्रॉप्स, और ये मिला के बना रहे हैं एक बड़ा सा ड्रॉप। मतलब ये सब मिला के एक बिग ड्रॉप बना रहे हैं, बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो इसका मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस। एक्चुअली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल ड्रॉप। एक बार अगर पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप मतलब एक ड्रॉप का आ गया, तो ये अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को लगा के हम टोटल निकाल सकते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद हमको ये क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। सीक्वेंस में हम जाएंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ चुका है कि 125 छोटे छोटे ड्रॉप्स है, उसको मिला के मैंने एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया और मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, ये फॉर्मूला है। मेरे जो R है ये छोटे ड्रॉप का रेडियस है, और ये जो Q है वो चार्ज ऑन दी स्मॉल ड्रॉप है। बस इसी को एक बार हम स्मॉल ड्रॉप के लिए निकालेंगे, स्मॉल ड्रॉप, और एक बार हम लोग इसी को यूज करेंगे, V इज इक्वल टू V डैश लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q डैश मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपिटल R मतलब इसका रेडियस, ठीक है। तो ये चार्ज निकालना है आपको, टोटल चार्ज। आपके पास रेडियस पता होना चाहिए, बस आप इसके बाद इस पूरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला हमारा एम होगा जस्ट टू फाइंड रेडियस। रेडियस तो दिया है यहाँ पे देखो डायमीटर दिया है, तो रेडियस हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे बस मुझे रेडियस पता चल जाए, मुझे चार्ज पता चल जाए, तो मैं आराम से ये पूरा कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। आपको अच्छे समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले डेटा क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है भाई, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो है 125, राइट। उसके बाद चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, ये कितना है, इसको मैं किसे रिप्रेजेंट करूं, Q डैश, चलो Q से रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू 0.5, ये दिया हुआ है। एक ड्रॉप में कितना चार्ज, 0.5 माइक्रोकूलम, विच इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और उसको और मैं सिंपली कर दूं तो लिख सकता हूं मैं 0.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो ये नंबर याद रखना। तो टोटल चार्ज, टोटल नंबर मिल गया, टोटल चार्ज मिल गया। अब डायमीटर निकालते हैं क्योंकि मुझे रेडियस भी चाहिए। सो डायमीटर ऑफ स्मॉल ड्रॉप, दैट इज D, कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर। देयरफॉर रेडियस बिकम D by 2, which is equal to 0.5 divided by 2, which is equal to 0.05। जिसको मैं और अच्छे से लिखूँ तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो मुझे रेडियस भी मिल गया।
अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि भाई पोटेंशियल क्या होगा। सो पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप is V. Therefore, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. मेरे पास Q है? Yes, Q I have. R I have. Simply just put the value. तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1/4 pi epsilon naught की जो कांस्टेंट होता है, इसका जो कांस्टेंट होता है वो होता है 9 into 10 raised to 9. 9 into 10 raised to 9 into Q जो स्मॉल q है उसका चार्ज आपको पता है 5 into 10 raised to -7 डिवाइडेड बाय 5 into 10 raised to -2। देखो यहाँ से कट गया, ये ऊपर जाएगा, इट बिकम +2 +2 -7 बिकम -5 -5 +9 बिकम +4 राइट। तो ये हो जाएगा आपका 9 into 10 raised to, मैं लिख देता हूँ पूरा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, 10 raised to -7 into 10 raised to 2। तो देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा, सिंपली आपको ये बन जाएगा 9 into 10 raised to 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया पोटेंशियल ऑन दी सिंगल ड्रॉप, बराबर। अब पोटेंशियल ऑन दिस सिंगल ड्रॉप मुझे पता है, तो अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसके बाद करने वाला हूँ कि मुझे निकालना है अब टोटल चार्ज। देखो ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अब ये मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको ये कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा बिकॉज ये साइड, तो ये साइड को मैं रफ कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल आ गया, अब मैं निकालता हूं चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप। चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, जिसको मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जरा सोच के देखिए। चार्ज ऑन बिग ड्रॉप क्या होगा, मतलब जितने भी चार्जेस हैं एक एक ड्रॉप में, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं 125, कितने ड्रॉप से 125, एक चार्ज में अगर 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज है एक ड्रॉप में, तो 125 में कितना होगा, 125 में कितना होगा, 125 में होगा 125 इंटू 0.5 माइक्रोकूलम। मतलब बेसिकली जितने नंबर हैं और जितने चार्ज हैं, अगर मैं सबको मिला दूं, ये सबको मिला दूं, तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा ऑन, क्योंकि चार्ज नाइदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कंजर्वेशन, ऊपर लिख देता हूँ मैं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने चार्ज आपके पूरे छोटे छोटे ड्रॉप्स में होंगे, वही पूरे चार्ज आपके बिग ड्रॉप में होंगे, बिकॉज बिग ड्रॉप से मिला के स्मॉल ड्रॉप से मिला के तो बिग ड्रॉप बना है, छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला के बिग ड्रॉप बना, तो जितने चार्ज पूरे को मिला के होंगे उतने चार्ज आपके बिग ड्रॉप में होंगे। तो ये आप मत भूलना, बहुत ही सिंपल सा है। तो आपको टोटल चार्ज आराम से मिल जाएगा। सो क्यू डैश बिकम एन कितना है आपका 125 इनटू छोटे छोटे ड्रॉप्स में कितने चार्ज थे। सो ये नंबर मैंने कैलकुलेट किया है, तो मैं वो नंबर यूज़ करता हूँ यहाँ पे। I will use directly 5 into 10 raised to -7, ठीक है। इसको या तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या तो नहीं किया तो भी चलेगा, तो मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ। मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, या मैं इसको सिर्फ क्यू लिख देता हूँ 125 क्यू, क्योंकि आगे जाके शायद आपको ये क्वेश्चन
सॉल्व भी ना करना पड़े, डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज़ करके हम लोग तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आप पे लिख देता हूँ सिर्फ 125 इंटू क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। यस, क्योंकि जितने ये इसी से बना हुआ है, तो जितने भी टोटल वॉल्यूम होगा स्मॉल ड्रॉप्स की, उतनी बिग ड्रॉप का भी वॉल्यूम होगा। तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा? सिंपली 4/3, ये 9/3 दिख रहा है, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूं। ये 9/3 नहीं है, दिस इज 4/3, दिस इज 4/3। आपको फॉर्मूला पता होगा वॉल्यूम का, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्मॉल आर बिकॉज छोटे ड्रॉप है, यहाँ पे बिग ड्रॉप है इसलिए कैपिटल आर है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ कट जाएगा, ये पूरा और ये पूरा गेट कैंसल। क्या मिलेगा आपको सिर्फ यहाँ पे आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, राइट। अब मैं इसकी अगर वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे बस यहाँ पे n टाइम्स आएगा। n टाइम्स इसके लिए बिकॉज एक का ड्रॉप नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू n। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा और देखिए आंसर कितना सिंपल बन जाएगा। तो ये n की वैल्यू है, मैं इसको रफ कर दूं, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, बस इस वैल्यू को रखता हूँ बिकॉज ये काम आने वाली है मुझे। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा आर क्यूब इज इक्वल टू 125 इंटू आर क्यूब। अब देखिए, तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया तो मुझे मिलेगा यहाँ से r इज इक्वल टू, ये भी 5 का क्यूब है, राइट। तो 5 स्मॉल 5r आ जाएगा। तो ये एक वैल्यूज आ गई मुझे, कैपिटल रेडियस भी मुझे मिल गया। मेरे पास टोटल चार्ज है, मेरे पास रेडियस है, और शायद मुझे अब पोटेंशियल निकालने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। सो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, दैट इज V डैश, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V डैश इज इक्वल टू 4/3, नॉट 4/3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, टोटल चार्ज या चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। ठीक है, और Q डैश की वैल्यू देखो, अब यहां से अब ये वाला चीज यहां पे यूज होगी, ये वाली। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा V डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू यहाँ पे डाल दो Q डैश की, सो बन जाएगा 125 Q डिवाइडेड बाय, और कैपिटल R की वैल्यू है 5R। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं नीचे रफ कर देता हूं। इफ यू सी केयरफुली, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा Q बाय R, और दो नंबर बाहर ले लेता हूं मैं, 125 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला हम लोग ने पहले कैलकुलेट किया है। दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, और इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था 9 इंटू 10⁻⁴। अब बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर, डिवाइडेड बाय 5। तो दिस बिकम 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा, नॉट 5 2 जा, 5 1 जा तो 5 होगा, 5 2 जा जाएगा, 5 2 जा 10 एंड उसके बाद 2 बचा तो 5 5 जा 25। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 25 इंटू 9 कितना होता है? 225। सो 225 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट।
तो शायद आपको आंसर आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। थोड़ी सी साइज छोटी कर देता हूँ। ओके से इसके बाद यहाँ से मैं रफ करके इसका आंसर लिख देता हूँ। सो पोटेंशियल ऑन द बिग ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ऑन द बिग ड्रॉप इज 225 इंटू 10⁻⁴ लिखिए, या आप इसको लिख सकते हो 2.2625 नॉट 2.25 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। तो ये रहा आंसर आपका। काफ़ी सिंपल आंसर है। मैं इसको अगर चाहिए तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ बिग ड्रॉप इज गिवन बाय 2.25 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, तो ये होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनकी अब बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? A dipole moment of water molecule is 6.3 into 10⁻⁻30 coulometer. A sample of water contains 10⁻21 molecules. मतलब ये पूरे वाटर का डायपोल मोमेंट दिया है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके उस वाटर सैंपल में। तो हुज डायपोल मोमेंट आर ऑल ओरिएंटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी गई है। कैलकुलेट द वर्क डन टू बी रोटेट डायपोल फ्रॉम द इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 is equal to 0 degree to one in which the dipoles are perpendicular to the field, that is θ2 is 90 degree. θ1 θ2 is given, मतलब इनिशियल एंगल इज 0 डिग्री एंड फाइनल एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या लिया उसको लिख लेते हैं डेटा में। डेटा तो काफ़ी सिंपल है डेटा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने? 10⁻21, राइट। डायपोल मोमेंट कितना है? डायपोल मोमेंट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल दिया है, तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो देयरफॉर टोटल डायपोल मोमेंट ये कितना हो जाएगा? टोटल डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं, दिस बिकम, जितने मॉलिक्यूल्स हैं और एक का मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस बिकम 6.3 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 10⁻21 है ना, एन इंटू स्मॉल डायपोल मोमेंट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये बन जाएगा टोटल डायपोल मोमेंट, और ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एक और चीज़ दी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। उसके अलावा कुछ दिया है, θ1 दैट इज 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है वर्क डन। यहाँ पे W क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास है,
अगर मुझे कोई भी डायपोल, डायपोल मतलब टू पोल्स, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जब कभी भी डायपोल रोटेट करेगा, राइट, जब डायपोल रोटेट करता है तो उसके लिए जो वर्क डन होता है वो गिवन बाय, या पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग ने इसे फॉर्मूला लिस्ट में है, आपने अगर मेरी वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ फॉर्मूला लिस्ट की वीडियो को देखिए, आपको सब उसमें फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब मेरे पास सबकी वैल्यूज है, पी ई की वैल्यू है, पी मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट हो गया, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पहले इस कॉस वाले एंगल को सॉल्व कर सकते हैं या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आप जैसा भी कीजिए। कॉस 0, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री लिख देता हूँ, माइनस कॉस 90 डिग्री। पी की वैल्यू पूरी डाल देता हूँ मैं, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 6.3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ई की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁵ इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आएगा cos 0 1 होता है और cos 90 0, so 1 minus 0, so this answer become 6.3 इंटू 2.5 और रेस टू को सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 10⁻⁻4 और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1, राइट। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 15.75 इंटू 10⁻⁻4 जूल, या आप इसको लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू 1.575 इंटू 10⁻³ जूल। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए, अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, मतलब देखो यहाँ पे ये है आपका एक चार्ज जिसको मैं नाम दे सकता हूँ Q2 चार्ज, सपोज एक चार्ज है और ये पहला चार्ज यहाँ पे, किसी को भी मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, सो Q1 Q2 इट्स अप टू यू, राइट। तो मैं उल्टा नाम भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं इसको Q1 या इसको Q1 Q2 कैसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे दो चार्जेस हैं। अ चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड अनदर चार्ज -5 कूलम माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक देखो एक चार्ज यहाँ पे और दूसरा चार्ज यहाँ पे है, दो चार्जेस हैं और उनकी पोजीशन भी दी है, जो इस एक तो ओरिजिन पे और जो दूसरा जो 5 माइक्रोकूलम है वो कहाँ पे, 0 x में 0 पे और y में 6 पे है। तो ये देखो, ये x में 0 पे मतलब यहाँ से और y में 6 मतलब इस, ये पोजीशन है आपकी y एक्सिस पे, x पे 0 एंड y, अगर x पे 1 होता तो मतलब ये इधर होता, x पे 2 होता तो इधर होता, बट ये x पे 0 है और y पे 6 है। तो डेफिनेटली आपको इतना तो पता ही होगा कि जो आपका सेकेंड चार्ज आएगा या फर्स्ट चार्ज आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों चार्ज के वजह से देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज 8,0 मीटर। मतलब ये सपोज 8 मीटर की डिस्टेंस पे ये R जो है R2 वी कैन से, सबसे पहले तो ये दो ऐसे मैं लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, इसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हो आराम से। ये देखो, ये इतना तो आपको पता है ये 6 है और आपको पता है ये है 8, तो आप लिख दो दिस इज नथिंग बट 8 मीटर, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है, तो बताइए ये कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो आराम से, तो आपको मिल जाएगा दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट R इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो ये Q1 से इसका डिस्टेंस है, Q1 से जो P का डिस्टेंस है वो R1 है, दैट इज 10 मीटर, एंड Q2 से
जो इसका डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू चार्जेस। मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे चार्ज पता है। अगर आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन याद है, इसके पहले के पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। सो अब देखिए बस थोड़ा सा मॉडिफाई ये होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो आएगा वो होगा पोटेंशियल नंबर 1 एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। सो ये हो जाएगा Q1 प्लस R1। इसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाय R2। ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। मतलब ये इसमें सिर्फ इस पॉइंट पे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, दोनों चार्ज की वजह से आ रहा है। तो बस इसमें से देखो कॉमन निकाल दो। तो मैं इसको पहले हाफ कर देता हूँ सो दैट क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाला तो अंदर बचा Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। Q1 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है मुझे। सो सिंपली ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू है, यहाँ से देखो -5। इसको भी मैं Q1 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी Q1 ले लो। इनफैक्ट इसको आप Q1 लोगे तो सिंपल हो जाएगा, पर एनीवेज ठीक है, अब तो ले लिया तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। -5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है यहाँ से देखो 10, प्लस इसका देखिए Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम। सो 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R2 इज हाउ मच, R2 इज 8। देखो इसमें से मैं 10⁻⁻6 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, -5/10 प्लस 6/8। सॉल्व करो इसे तो ये 2 जा मतलब 1/2 आ जाएगा इसका, और इसका 3/4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 10⁻⁻6, और ये हो गया आपका 1/2 -1/2 माइनस दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। -1/2 प्लस इसको भी काट दो, ये 3 जा ये 4 जा 3/4। अब देखो मैं इसको इसका एलसीएम भी ले सकता हूँ, या इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6 3/4 -1/2। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा सिंपली एलसीएम लेने के बाद 2/4 हो जाएगा। सो 3/4 -2/4। कंफ्यूज नहीं होना, एलसीएम मतलब होता है कि मुझे इसके नंबर के साथ इसको सेम करना, मतलब जितना ये 4 है तो मुझे इसको भी 4 करना है, तो डेफिनेटली इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा। तो ये बन जाएगा 1/1 इंटू 2 मतलब 2, एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो ये दोनों सेम नंबर हो गया, तो मैं इसको कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकता हूँ 3-2/4। 3-2/4 मतलब 1/4। तो ये हो गया आंसर आपका। इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3 राइट इंटू 1/4। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो सिंपली इसका आंसर बिकम, देखो 2 टाइम्स जाएगा, पहले तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स जाएगा 8, फिर यहाँ पे 1 आएगा तो मैं उसको पॉइंट लेना पड़ेगा, तो अभी हो गया 10 मतलब अगेन 2 टाइम्स, उसके बाद बचा 2। देखिए समझाया होगा, पहले 2 लिखा तो ये 8 था, 2 जा 8, एक बचा पॉइंट, सो 2 जा गया। उसके बाद इसमें बचेगा 20 मतलब 4-5 जा 20 राइट। तो इसका आंसर आ गया 2.25। उसके बाद इंटू 10⁻3। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एट वोल्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल चुका है।
तो होपफुली पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी सिंपल है, अगर आपको चाहिए मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ करने का, सो दैट ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन आपको निकालना है टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। मतलब मैंने एक प्रोटॉन को इन्फिनिटी से मैंने पॉइंट पी पे लाया, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो काफी सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एक फॉर्मूला है, माइनस पोटेंशियल कहां से लाया, इनिशियल टू द फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो ये काफी सिंपल बन जाता है। तो इससे तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चार्ज आपको पता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Vp आपको पता है, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 2.25 इंटू 10⁻³ माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, आपने पढ़ा है जीरो पोटेंशियल। तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर बन जाएगा 1.6 इंटू 2.25 इंटू 10⁻² बिकम -19 प्लस 3 बिकम -16। अब उसके बाद अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ये हो गया वर्क डन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन। होपफुली आपको ये वीडियो और इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान से देखिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स, मतलब दो प्लेट्स हैं आपके पास। कैपेसिटर मतलब होता है टू पैरेलल प्लेट्स, आपको पता होगा शायद, ये टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। आगे क्या दिया है, इसके बीच में एयर भरा हुआ है, मतलब आपको फॉर्मूला यूज करना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला। ईच प्लेट हैज़ एरिया, मतलब इनकी जो एरिया है हर एक प्लेट की वो कितनी है, ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो 2 mm है, राइट। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 mm। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये दिया है। और जो डिस्टेंस है दोनों का वो है 2 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। और आपको निकालना क्या है, नंबर 1, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब इनिशियली आपको निकालना है ए इज इक्वल टू ए, मतलब ए में क्या निकालना है आपको, सी कैपेसिटेंस निकालना है। बी में क्या निकालना है आपको, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, मतलब जब आपका V होगा आपका 100 वोल्ट, उस टाइम आपको निकालना है व्हाट वुड बी द चार्ज। अब आपको Q निकालना है इस टाइम पे, Q जब V 100 होगा तो Q कितना होगा ये निकालना। और C में देखते हैं क्या निकालना है, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 2 millimeter thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। मतलब आपको ने अब यहाँ पे K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दे दिया, उसको मैंने इसके बीच में लगा दिया यहाँ पे। तो अब बताइए चार्ज कितना होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, आपको एकदम सिंपल लगेगा। देखिए कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ए फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज सी इज इक्वल्स टू, सी किसका निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी क्लियर कर दूँ आपको। तो यहाँ पे सी निकालना पड़ेगा एयर का, बिकॉज एयर में है ये। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ सी एयर, कैपेसिटेंस इन एयर कितना होता है आपको फॉर्मूला याद होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। काफ़ी सिंपल है ये।
तो इसको सॉल्व करते हैं। ए एरिया इज गिवन, दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 रेज टू -12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10 रेज टू -3। ठीक है, इसको इससे सॉल्व करूंगा, ये 3 टाइम्स आएगा, उसके बाद ये ऊपर गया तो ये बन गया +3 -3 बिकम 0, तो आंसर आ गया सेम। उसके बाद बस यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 26.55 इंटू 10 रेज टू -12 फैरेड, बिकॉज ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, सी एयर मुझे मिल गया, मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ सो दैट कुछ मिक्स ना हो। अब बी का निकालते हैं। अब बी निकालना भी काफ़ी आसान है, बिकॉज मुझे क्या निकालना है, मेरे पास वोल्टेज है, मेरे को क्यू निकालना है, सी तो मेरे पास पहले से ही है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्यू बाई वी, राइट। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी मेरे पास पता है तो क्यू बिकम सी इंटू वी। सी है, वी है, हो गया आंसर 26.55 इंटू 10 रेज टू -12 इंटू 100 मतलब 10:2, तो इसका आंसर सिंपली हो गया 26.55 इंटू 10 रेज टू -10 कूलम। तो ये हो गया क्यू का आंसर, राइट। क्यू का आंसर भी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, सी देखते हैं सी कैसे सॉल्व करेंगे। पर इससे पहले मैं इसको ये रफ कर देता हूँ। ओके, सी में क्या पूछा आपको, क्यू पूछा है और के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर दिया है तो जो ये फॉर्मूला है दैट बिकम यहाँ पे के आ जाएगा, राइट। यहाँ पे के आ जाएगा, उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा उस टाइम पे। तो आपको सबसे पहले निकालना है सी डाइलेक्ट्रिक का, मतलब सी के मैं लिख देता हूँ डाइलेक्ट्रिक, दैट इज बिकम ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, बिकॉज कैपेसिटेंस चेंज होगा, बिकॉज मुझे कैपेसिटेंस लगेगा, न्यू कैपेसिटेंस, राइट। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, बिकॉज क्यू इज सी इंटू वी, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा तो मुझे वो कैपेसिटेंस पहले निकालना होगा। तो चलिए इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 6 इंटू 10 रेज टू एरिया इज -3, ये हो गया, इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू -12 इंटू के तो दिया ही है, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू -3। देखिए इसमें क्या क्या कट होने वाला है, तो काफ़ी सिंपल सा आपको समझ में आएगा। ये यहाँ से 2 अगेन कट गया 3 टाइम्स, राइट। अब मुझे ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 इंटू 6 इंटू 8.85। अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 18 इंटू 8.85 इंटू पूरे पावर्स को सॉल्व करूँ तो देखो ये तो कट गया, बचा सिर्फ -12, और इनको अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा सी के इज इक्वल टू 159.3 इंटू 10 रेज टू -12 फैरेड। ये तो मुझे मिला सी के, मतलब न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक, राइट। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ, शायद मे भी इसमें आपको समझ में ना आए। तो सी एंड यहाँ पे के, ये मुझे मिल गया। सो देयरफॉर सी के इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्यू अपॉन वी, राइट। क्यू डैश आप लिख सकते हो, क्यू डैश, बिकॉज ये क्यू भी है तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो क्यू के लिख देता हूं मैं। देयरफॉर क्यू के बिकम आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक सी के इंटू वी, तो बस पुट द वैल्यूज। तो सी के कितना है भाई 159.3 इंटू 10 रेज टू -12 इंटू, उसके बाद वी कितना था आपका, वी है आपका सेम पोटेंशियल अप्लाई किया था मतलब 100, तो इसका आंसर आ गया आपका 159.3 इंटू 10 रेज टू -10। ये हो गया आपका क्यू के, मतलब चार्ज वंस वी पुट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका यूनिट क्या होगा,
तो डोंट कंफ्यूज एंड ऑलवेज राइट द यूनिट, दैट इज कूलम. सो Q इज इक्वल टू 159.3 इंटू 10⁻⁻10. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इसे लिख लीजिए. आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ. इसको मैं रफ कर देता हूँ. क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है. यहाँ पे क्या लिया देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, गिव द एरिया ऑफ ईच प्लेट, गिवन एरिया इज A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D. मतलब यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं, केस 1 एंड केस 2. सो इन केस 1 एंड केस 2 इफ़ यू सी, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है. इस केस 1 में आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, केस 2 में आपको इसका निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग केस 1 का कर लेते हैं. तो केस 1 में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल्स टू, बिकॉज विथ डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, ये एक फॉर्मूला है. अब इसी को मुझे मॉडिफाई करना है इसके लिए, पहले कैपेसिटर के लिए, देन सेकेंड, देन थर्ड के लिए. तो C1 क्या बनेगा, तो C1 बनेगा आपका एरिया 1. एरिया तो दिया ही नहीं है तो ए तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एप्स बिकॉज आपका एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बन जाएगा K1 और यहाँ पे बन जाएगा D1. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, K1 कितना आपका, K1 इज 1, डिवाइडेड बाय D1 कितना आपका, D बाई 3. तो दिस बिकम ए, और यहाँ पे डिवाइड कर बिकम मल्टीप्लाई, सो 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D. ये हो गया इक्वेशन 1. सिमिलरली C2 क्या आएगा, C2 बिकम A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D2. तो दिस बिकम A एप्सिलॉन नॉट K2 की वैल्यू इज 3 डिवाइडेड बाई D बाई 3. तो ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा 3, तो एज इट इज होगा एप्सिलॉन नॉट बाई D. उसी के साथ में ये भी 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3 देखिए, C3 A एप्सिलॉन नॉट K3 सॉरी एंड D3. तो इसका भी आंसर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और K3 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय D बाई 3. तो इसको सॉल्व करो, आपको आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा, सो 3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा इसमें, इक्वेशन नंबर 3. राइट. तो होपफुली आपको इतना तो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है. यहाँ तक तो कुछ समझने के लिए कुछ दिमाग लगने वाला है नहीं ज़्यादा. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ले लेता हूँ. ठीक है. अब उसके बाद आपको तीनों कैपेसिटेंस मिल गया, मतलब 3 कैपेसिटर्स. अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिंस कैपेसिटर इन सीरीज, तो मुझे सीरीज का फॉर्मूला लगाना है. तो CS बिकम, और CS का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ये इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये फॉर्मूला लगता है. तो बस वैल्यूज डाल देते हैं. सो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 कितना है, सो 1/3A एप्सिलॉन नॉट बाई D. बाई D का मतलब इसमें बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सो D अपॉन समथिंग आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये इसको मैं रफ करके लिख देता हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. तो मैं डायरेक्टली से लिख देता हूँ ऐसे, ये D को नीचे से निकालता हूँ और ये D को ऊपर लिख देता हूँ, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये D ऊपर आ गया. प्लस सिमिलरली इसमें भी देखो, D ऊपर जाएगा बिकॉज डिवाइड का डिवाइड होगा, और C2 की वैल्यू मतलब 3A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 3 भी होगा, मतलब ये 9 हो जाएगा सिंपली. तो इसको आप यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, या चलेगा ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अब इसमें देखिए, इसमें भी वैसी है, D अपॉन सेम 3A एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है,
इसमें से कॉमन है d अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों में कॉमन है, राइट, ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद बचा क्या अंदर, 1 अपॉन 1 डिवाइड प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, राइट। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा d अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट, और इसका एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे मैं 6 मुझे बनाना है, तो यहाँ पे 6 और 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 6 पहला वाला, दूसरा बनेगा इसमें मुझे करना पड़ेगा 2 से, सो ये बन जाएगा 2, 2 और 2 से, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, प्लस ये तो 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 6। और मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपको देखो आंसर कितना आएगा, 8 प्लस 1 इज 9, तो ये बन जाएगा d अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये बन गया आपका 9/6। तो काफ़ी सिंपल बन चुका है ये क्वेश्चन। अभी देखिए ये इससे गया 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो आंसर बन गया आपका दिस इज इक्वल टू d अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये किसका आंसर है, 1/CS का आंसर अभी तक आया है, तो CS का आंसर क्या होगा, तो CS ये 1/CS इज इक्वल टू कितना है, d अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर CS बिकम उल्टा इसका, दैट इज d अपॉन, मैं उल्टा बोल दिया, CS बिकम उल्टा, दैट इज 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज, राइट। यहाँ से इसको मैं ये चीज़ रफ कर देता हूँ, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए सिमिलरली ये पहले वाले केस का आंसर था, राइट। अब सेकेंड वाले केस में क्या है, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, राइट, ये दोनों बाजू बाजू में कनेक्टेड है, मतलब ये पैरेलल है पर ये दोनों सीरीज में है। तो सबसे पहले इसको आप ट्राई करना, मतलब इस केस 2 को आप ट्राई कीजिए, अगर ना आए तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा, आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है, ये सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको। पहले आप C1 निकालोगे, मतलब दिस इज C1 बिकॉज ये K1 है, ये K2 है, मतलब इसका आ जाएगा C2 एंड इसका आ जाएगा C3। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंस C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 2, राइट। उसके बाद सेम मेथड यूज करके आपको मिल जाएगा CS, इनका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसका आंसर तो आपको पहले से पता था, सिंस दिस टू आर पैरेलल, तो सिंपली इसके कैपेसिटेंस को इसके कैपेसिटेंस से ऐड कर देना और आंसर आ जाएगा, राइट। एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर आपको आंसर आ जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, अगर नहीं आया तो भी मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे नहीं आया, तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका आंसर आपको दे दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।